So this case study is regarding the BBPS, that is भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है ये एक आप कह सकते हैं कि जैसे पेटीएम वाला एप्लीकेशन है, फोन पे है, मोबीक्विक है, उसी तरह से भारत पे जो पेमेंट सिस्टम है एक वेबसाइट के थ्रू या फिर एक एप्लीकेशन के थ्रू एक पर्सन को अलाउ करता है कि वो ऑनलाइन अपने बिल की पेमेंट कर पाए। तो यहाँ पर बहुत सी जो बिल्स की कैटेगरीज हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है या फिर डीटीएच है, टेलीकॉम है, गैस है, वाटर है, ये बिल जो है ये ऑनलाइन पे किए जा सकते हैं यूजिंग द बीबीपीएस यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम। भारत बिल पेमेंट सिस्टम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सिस्टम है जिसे चलाया जाता है एनपीसीआई के द्वारा यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे चलाया जाता है। तो वी कैन से कि जो बीबीपीएस है ये क्या है, ये एक इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम है जिसमें सभी मॉड्यूल्स को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया गया है यूजर्स की फैसिलिटी के लिए। एंड ये ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है? दिस इज ऑपरेटेड बाय द एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या है? दिस इज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एंड ये डिजिटल इंडिया के अंडर एक इनिशिएटिव है ताकि जो डिजिटल बिल पेमेंट्स हैं वो की जा सकें ऑल ओवर द इंडिया। तो ये एक ऑनलाइन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जिसे एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है। ओके, तो मेन इसको डेवलप करने का कारण क्या है कि जितनी भी हमारी रेगुलर बिल पेमेंट्स है, यूटिलिटी सर्विसेज की पेमेंट्स है, चाहे वो डीटीएच है, टेलीकॉम है, ठीक है, तो वो सभी इसके थ्रू हो सके। इसके अलावा ये एक्सपेंड करेंगे अपना दायरा कि स्कूल फीस, यूनिवर्सिटी फीस, म्यूनिसिपैलिटी टैक्सेस, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, वो सब भी इसी के थ्रू आ सके। ओके, लेकिन उसकी क्लियरेंस किससे लेनी पड़ेगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेनी पड़ेगी। तो कस्टमर के बेनिफिट के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कस्टमर के लिए वो ये है कि वो अपने बिल को कभी भी कहीं भी पे कर सकता है। ओके, यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट्स जैसे पेटीएम, मोबीक्विक एटसेट्रा, नेट बैंकिंग के द्वारा, आईएमपीएस के द्वारा, नेफ्ट के द्वारा। ओके, एंड इसके आउटलेट्स भी होंगे एंड आउटलेट्स में इसके बैंक्स, एटीएम्स, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, कियोस्क सिस्टम्स, ये सभी रहेंगे। अब बात आती है, ये तो कस्टमर के बेनिफिट की बात है कि कस्टमर के लिए बेनिफिट है। पार्टिसिपेंट को क्या बेनिफिट रहेगा? पार्टिसिपेंट यानी कि जो यूटिलिटी प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है। अब जो यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर है, यूएसपी जिसको हम कहते हैं, उसकी हम बात करें कि वो पार्टिसिपेंट है तो उसको क्या बेनिफिट रहेगा? अब उसको इंस्टेंटली पेमेंट मिल जाएगी। ओके, प्लस बहुत से बेनिफिट रहते हैं। लाइकवाइज अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करें तो यहां पर कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलता है कि उसको रिवॉल्विंग एक क्रेडिट मिल जाता है जिसे उसे एक फिक्स डे पर पे करना पड़ेगा। एंड यूएसपी को बेनिफिट ये मिल जाता है कि उसको इंस्टेंटली उसका पैसा मिल जाता है। तो उन्हें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है बिल कलेक्शन के लिए उसे मेंटेन नहीं करना पड़ेगा एंड इजीली यूजिंग द बीबीपीएस उस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए, बीबीपीएस को इस्तेमाल करते हुए अपने पेमेंट्स ले सकते हैं। सो नाउ लेट अस सी द केस स्टडी फॉर मिनट। सो बीबीपीएस इज एन इंटीग्रेटेड bill payment system which will offer interoperable bill payment service to customers online as well as through a network of agents on the ground। यानी कि जैसे आपको बताया कि बैंक्स के थ्रू, एटीएम के थ्रू, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू, कियोस्क के थ्रू जो बीबीपीएस है वो ऑपरेबल होगा। The system will provide multiple payment modes and instant confirmation of payment। तो multiple payment mode यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस, मोबाइल वॉलेट्स, इनके थ्रू आप पेमेंट कर पाएंगे एंड इंस्टेंट कंफर्मेशन आपको पेमेंट का मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इट सेज हु हैज बीन आइडेंटिफाइड टू एक्ट एज भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट। तो भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट की तरह कौन एक्ट कर रहा है? एज आई टोल्ड यू दिस इज by scheme by Reserve Bank of India, but it is driven by NPCI, that is National Payment Corporation of India. Okay, so our answer here will be option C. Option C will be the answer here. Now let's move to the next question which says banks and non-bank entities presently engaged in any of the above bill payment activities falling under the scope of BBPS and desirous of continuing the activities are mandatorily required to apply for approval and authorization to become BBPOU. So what is BBPOU? BBPOU is Bharat Bill Payment Operating Units. भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट। ओके, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर कहा गया है कि जो बैंक्स हैं या फिर जो नॉन बैंक एक्टिविटीज हैं जो अबव किसी भी बिल पेमेंट एक्टिविटी में जुड़ी हुई हैं एंड उनका जो स्कोप है जिसमें वो जुड़े हैं, मान लीजिए कोई
कलेक्शन है चार्जेस की, वो बीबीपीएस सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है कि बीबीपीएस के अंडर उसका बिल पेमेंट कर सकता है कस्टमर, ठीक है। तो क्या उन्हें उनके लिए मैंडेटरी रहेगा कि उन्होंने अप्रूवल लेना है एंड ऑथराइजेशन लेनी है एज BBPOU? अलाउड, या सेकंड ऑप्शन क्या है, अलाउड टू डिसाइड वेदर दे वांट टू बिकम BBPOUs और नॉट, यानी कि वो प्रोवाइडर बनना चाहते हैं नहीं बनना चाहते हैं, उनकी अपनी डिजायर रहेगी। ऑप्शन सी सेज एनी वन ऑफ द अबव एंड ऑप्शन डी सेज नाइदर ऑफ द अबव। तो जो भी बैंक या फिर नॉन बैंक एक्टिविटीज हैं उनके लिए ये मैंडेटरी रहेगा कि उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा अप्रूवल के लिए एंड ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी ताकि वो BBPOU का एक भारत बिल पेमेंट सिस्टम का प्रोवाइडर बन सके। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अप्रूवल और ऑथराइजेशन टू बिकम BBPOU शुड बी अप्लाइड टू। तो ये जो आपने भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट बनना है, ठीक है, इसके लिए आपने अप्लाई करना है अप्रूवल के लिए, ऑथराइजेशन के लिए, ये किसके पास अप्लाई होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास? आंसर हेयर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अप्लाई करना पड़ेगा अप्रूवल के लिए या फिर ऑथराइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज नेटवर्थ ऑफ नॉन बैंकिंग entities for seeking authorization as BBPOUs should be at least, यानी कि जो नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज हैं अगर उन्होंने ऑथराइजेशन लेनी है BBPOU का पार्टिसिपेट करने के लिए या फिर अप्रूवल लेने के लिए, तो उनका कम से कम जो नेटवर्थ है वो कितना होना चाहिए? 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन सी, दैट इज 100 करोड़। कम से कम 100 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए आपका, नेटवर्थ होना, टर्नओवर नहीं सॉरी नेटवर्थ होना चाहिए, ताकि आप जो नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज हैं वो ऑथराइजेशन के लिए आरबीआई के पास अप्लाई कर सके टू बिकम एज BBPOU। ओके, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इट सेज whether the non-banking activities will be required to show upfront that they are meeting the capital requirement for BBPOUs। क्या जो नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज हैं उन्हें जब अप्लाई करना है ऑथराइजेशन के लिए, अप्रूवल के लिए, क्या उन्हें अप्रूवल के लिए अपफ्रंट शो करना पड़ेगा अपना जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट है? सो ऑप्शंस आर यस, ऑप्शन बी नॉट रिक्वायर्ड, ऑप्शन सी if an entity applying for authorization for BBPOU does not have the required network, then they are required to demonstrate unequivocal commitment or sources for raising the funds and also specify the time period within which the funds will be raised. Option D it says if they don't show upfront that they are meeting up the capital requirements for BBPOUs, their application will be rejected. So answer here will be option C. तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर कोई एंटिटी अप्लाई करता है ऑथराइजेशन के लिए एंड उसकी रिक्वायर्ड अभी नेटवर्क नहीं है, ठीक है, तो उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, एक कमिटमेंट देनी पड़ेगी उन्हें कि उनके पास सोर्सेज हैं कि वो फंड्स को रेज कर सकते हैं एंड साथ के साथ उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि कितने टाइम पीरियड में जो फंड्स उन्होंने कहे हैं वो रेज कर लेंगे। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हेयर। सो दिस वाज द एंड ऑफ द केस स्टडी ऑन BBPS, दैट इज भारत बिल पेमेंट सिस्टम्स। दिस केस स्टडी इज बेस्ड ऑन भारत QR। सो पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है दैट इज व्हाट इज QR कोड? QR इज क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो ये क्या है? एक क्विक रिस्पॉन्स कोड है, यानी कि एक 2 डायमेंशनल बारकोड रहता है। इस तरह से ये एक बारकोड की तरह रहता है जहां पर स्क्वायर बॉक्सेस बने रहते हैं ऑन अ वाइट बैकग्राउंड, जिसे एक इमेजिंग जो डिवाइस है जैसे कैमरा है वो इसे रीड कर सकता है। इसमें इंफॉर्मेशन छुपी रहती है जो इसके साथ अटैच्ड रहती है। ओके, तो ये QR कोड रहता है, ठीक है। अब भारत QR क्या है? भारत QR एक P2M सॉल्यूशन है फॉर पेमेंट, यानी कि पर्सन टू मर्चेंट मोबाइल पेमेंट सॉल्यूशन है। एंड जो भारत QR है ये म्यूचुअली आप कह लीजिए डिराइव हुआ है किनसे? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वीजा एंड मास्टर कार्ड पेमेंट नेटवर्क्स ने इसे बनाया है। अब यहां पर इस तरह से समझिए कि XYZ क्या है? ये एक मर्चेंट है, यानी कि एक सर्विस प्रोवाइडर है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, एंड इसने XYZ ने अपनी लोकेशन के ऊपर BQR यानी कि भारत QR कोड को डिप्लॉय कर दिया है। अब जो भी यूजर हैं या जो इसके क्लाइंट हम कह सकते हैं, कस्टमर कह सकते हैं, अब
BQR इनेबल्ड मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए ये मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट सोल्यूशन। तो मर्चेंट के स्टोर पर जाकर जो यूजर है उसने भारत QR कोड को स्कैन करना है, अपने कार्ड को सिलेक्ट करना है जिसके थ्रू वो पेमेंट करना चाहता है, एंड पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद दोनों को नोटिफिकेशन आ जाएगा सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के रिगार्ड। एंड जो भारत QR कोड है, अब आप कहेंगे कि ये चीज तो POS में भी होती है, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें भी ये चीज रहती है, लेकिन जो भारत QR कोड ट्रांजैक्शन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द POS ट्रांजैक्शन। वो POS ट्रांजैक्शन से क्या है, डिफरेंट है। तो POS ट्रांजैक्शन के लिए सबसे पहली चीज क्या है, पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन के लिए आपको POS टर्मिनल चाहिए होता है, वहां पर टर्मिनल रिक्वायर्ड है। जबकि भारत QR कोड के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज चाहिए, QR कोड को ही यहां पर रिक्वायर्ड रहेगा। ओके, एंड मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हुए, वॉलेट का इस्तेमाल करते हुए जो यूजर है वो QR कोड को स्कैन करेगा एंड पेमेंट कर सकता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल QR कोड रहते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनसे भारत QR कोड किस तरह से डिफरेंट है। जो भारत QR कोड है इसमें बहुत सी एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। देयर इज एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस, जैसे कि मर्चेंट का नेम है, एड्रेस है, मर्चेंट की बैंक की इंफॉर्मेशन है, वो सब चीजें इसमें स्टोर्ड रहती हैं। तो मर्चेंट नेम, एड्रेस, बैंक इंफॉर्मेशन, ये सब इसमें स्टोर्ड रहती हैं। दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट QR कोड। एंड यहां पर जो यूजर है वो डिफरेंट कार्ड स्कीम, रुपे कार्ड को इस्तेमाल करते हुए, वीजा कार्ड को इस्तेमाल करते हुए, मास्टर कार्ड को इस्तेमाल करते हुए पेमेंट कर सकता है, या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकता है पेमेंट के लिए। ओके, तो और चीज क्या आती है कि जो भारत QR है एंड जो भीम QR है, क्या ये दोनों सेम है, क्योंकि भीम में भी हम QR कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो भीम QR है ये क्या है, ये UPI बेस्ड है। दिस इज UPI बेस्ड QR, जिसे प्रेफरेबली P2P, पर्सन टू पर्सन पेमेंट के लिए, या फिर P2M, पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है यूजिंग द VPA, जहां पर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का इस्तेमाल होता है एंड UPI इंटरफेस का इस्तेमाल करते हुए ये पेमेंट होती है। जबकि जो भारत QR है दिस इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर P2M ट्रांजैक्शन, एंड जहां पर जो पेमेंट है वो UPI बेस्ड नहीं है, यहां पर कार्ड बेस्ड पेमेंट का इस्तेमाल होता है, यानी कि आप वीजा कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड का इस्तेमाल करते हुए आप पेमेंट कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस। भारत QR इज बेस्ड अपॉन मोबाइल पेमेंट सोल्यूशन। विच मोबाइल पेमेंट सोल्यूशन? पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू मर्चेंट, मर्चेंट टू पर्सन, मर्चेंट टू मर्चेंट। तो भारत QR जो है दैट इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 2 इट सेज भारत QR is mutually derived among payment networks, NPCI, Visa, Mastercard। तो तीनों ने मिलके ही इसे क्या किया, डिराइव किया है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट आर द चार्जेस फॉर यूजिंग द भारत QR। तो भारत QR को इस्तेमाल करने के लिए क्या चार्जेस है? नो एडिशनल चार्जेस फॉर मेकिंग ट्रांजेक्शंस थ्रू भारत QR, डिपेंड्स अपॉन द बैंक, डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन, डिपेंड्स अपॉन द ट्रांजेक्शन अमाउंट। तो भारत QR को इस्तेमाल करने के लिए कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं है ट्रांजैक्शन के ऊपर, चाहे जितना भी क्वांटम हो, कोई भी यहां पर एडिशनल चार्जेस नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कैन मल्टीपल बैंक कार्ड्स बी लिंक्ड ऑन द सेम एप्लीकेशन। क्या हम सेम बैंक एप्लीकेशन के थ्रू मल्टीपल बैंक कार्ड्स को लिंक कर सकते हैं? नो, मल्टीपल कार्ड्स कैन नॉट बी लिंक्ड इन द सिंगल ऐप। यस, मल्टीपल कार्ड्स ऑफ मल्टीपल बैंक्स कैन बी लिंक्ड इन द सिंगल ऐप। Yes, multiple cards of the same bank can be linked in a single app। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सिंगल बैंक के डिफरेंट कार्ड्स को, मल्टीपल कार्ड्स को आप लिंक कर सकते हैं। डिफरेंट बैंक के डिफरेंट कार्ड्स को आप यहां पर लिंक नहीं कर पाएंगे थ्रू द सेम एप्लीकेशन। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज फर्स्ट फैक्टर टू FA फॉर भारत QR is MPIN for the mobile application login. Second factor is taken as MPIN, OTP और ATM PIN. So 2FA क्या होता है? 2FA is टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी रहती है। ठीक है, तो यहां पर 2FA का इस्तेमाल होता है भारत QR में भी। तो 2FA में पहली चीज क्या है कि आप MPIN का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन में लॉग इन करने के लिए सबसे पहले आप MPIN का, मोबाइल पिन का इस्तेमाल करेंगे।
सेकंड फैक्टर क्या रहता है कि आप एन पिन का, ओटीपी का या फिर एटीएम पिन का इस्तेमाल करते हैं, वो बैंक की डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जो सेकंड फैक्टर यहां पर अप्लाई होगा। ओके, सो तीनों ही करेक्ट हैं। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। देन इट सेज व्हाट इज द डेली ट्रांजैक्शन लिमिट? ₹10,000, 20,000, 50,000। सो जो डेली ट्रांजैक्शन लिमिट है दिस इज सेट एट बैंक एंड। तो बैंक एंड पर ये सेट होती है कि डेली ट्रांजैक्शन लिमिट क्या रहेगी। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ मेनी भारत क्यूआर ट्रांजैक्शंस कैन बी डन इन अ डे? कितनी भारत क्यूआर ट्रांजैक्शंस की जा सकती हैं एक सिंगल डे में? 25। देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बट सब्जेक्ट ऑन डेली ट्रांजैक्शन अमाउंट, लिमिट्स ऑन योर डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स सेट एट बैंक एंड। तो वैसे क्यूआर, भारत क्यूआर की तरफ से ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन अगर कोई डेली ट्रांजैक्शन अमाउंट की लिमिट है डेबिट कार्ड के ऊपर या क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो उसके हिसाब से आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो लिमिट रहेगी। ओके, सो एज पर दिस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। सो दिस वाज द एंड ऑफ द केस स्टडी ऑन भारत क्यूआर। So this case study is based upon the credit card. So Mr. X has been enjoying a credit card from ABC Bank, and the bank has fixed a spending limit of ₹2 lakh on his card. तो 2 लाख रुपए की क्या है स्पेंडिंग लिमिट है। And during July 2016 he made a purchase of ₹1,50,000 and paid on due date. तो ड्यू डेट क्या है यहाँ पर? 10th of August 2016 थी जब उसने ड्यू डेट पर अमाउंट पे कर दिया है। Being ₹1,20,000, तो उसने 1,50,000 में से 1,20,000 पे पे किए हैं। एंड ऑन 11th August 2016 ही मेड एडिशनल परचेज ऑफ ₹70,000, यानी कि 30,000 का अमाउंट पहले ही उसका पेंडिंग था, अब 70,000 का उसने और अमाउंट परचेज कर लिया है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक इज 2% पर मंथ। एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज किया जा रहा है बैंक के द्वारा दैट इज 2% पर मंथ, दैट क्वांटिफाइज इट टू बी 24% per year or per annum. Okay, so now let us solve the questions based upon this. The first question says what would be the minimum payment requirement on credit card dues during any month? तो कितना अमाउंट मिनिमम ड्यू होता है क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पर हर महीने? तो ये जो मिनिमम रिक्वायर्ड पेमेंट रिक्वायरमेंट है इसे हम MAD भी कहते हैं, दैट इज मिनिमम अमाउंट ड्यू। एंड जनरली ये 5% रहता है, यानी कि जितना आपका ड्यू अमाउंट है उसका 5% रहता है। ओके, so as per this option B is the right answer over here. Next it says as the bank charges interest at 2% per month, what would be the annual effective rate of interest to the user? तो बैंक ने चार्ज किया 2% पर मंथ, ठीक है, लेकिन एनुअल इफेक्टिव रेट क्या रहेगा यूजर के लिए? अब इस तरह से समझिए कि पर मंथ है तो ये 2% अगर क्वांटिफाई करें इसे 24% बनता है पर एनम, लेकिन इस 2% के ऊपर कंपाउंडिंग इंपैक्ट भी रहेगा, इसलिए जो नेट इफेक्ट रहेगा वो 24% से भी ज्यादा रहेगा, ग्रेटर देन 24% रहेगा। ओके, तो उसे हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन करेंगे हम, तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या है? दैट इज 1 + r रेज टू पावर n - 1। तो r कितना है हमारे पास? r इज 2%, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे इट विल बी 0.02। तो 1.02 रेज टू पावर 12 - 1, तो 1.02 रेज टू पावर 12 को कैलकुलेट कर लेंगे, सो इट विल बी 1.02 मल्टीप्लाई 1.02। अब जितना रेज टू पावर कैलकुलेट करना है उससे एक कम, यानी कि 11 टाइम्स इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, so it comes out to be 1.26824 - 1, so it is 0.26824। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, सो इट विल कम आउट टू बी 26.824% पर एनम जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा कस्टमर से। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर।
Next question says daily interest charged on outstanding balance as on 11th August 2016 will be. तो यहाँ पर जो डेली हमने फाइंड आउट करना है वो इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा वो किस अमाउंट पर चार्ज किया जाता है, ड्यू अमाउंट पर, जो अमाउंट यहाँ पर ड्यू हो गया है. ओके, तो यहाँ पर जो अमाउंट ड्यू डेट थी वो क्या थी, यहाँ पर दे रखी है 10th of August 2016 दे रखी है. जब 1,50,000 यहाँ पर टोटल अमाउंट पहले परचेज यूज किया गया था, बीच में से 1,20,000 को पे कर दिया गया था. ओके, एंड ये जो 1,20,000 पे किया गया था ड्यू डेट पर पे किया गया था, ठीक है, तो बैलेंस अमाउंट कितना रहा, 30,000 का रहा एज ऑन 10th August 2016. एंड फर्दर यहाँ पर उसके बाद 11th अगस्त को एडिशनल एक परचेज की गई है 70,000 की. तो टोटल जो ड्यू अमाउंट हो गया वो कितना हो गया, 70 + 30 दैट इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज. ये आपका ड्यू अमाउंट हो गया. ओके, तो इस अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाएगा एट द 2% पर मंथ. ओके, तो जो डेली यहां पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, जितना भी आउटस्टैंडिंग था, ड्यू आउटस्टैंडिंग था, मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय आर, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब यहां पर 12 से एंड 365 से क्यों किया, अब ये जो आपके पास रेट है ये आपके पास है पर मंथ. तो पर मंथ को पहले ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर लिया गया एंड 365 से डिवाइड करके डेली आरओआई में कन्वर्ट कर लिया गया. ओके, तो ये अमाउंट जो है यहां पर पे करना पड़ेगा. सो इट विल बी 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय यहां पर 366 कर लीजिए क्योंकि ये लीप ईयर है, मल्टीप्लाइड बाय डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे 0.02. तो 1 लाख multiply by 12 multiply by 0.02 divide by 365, so it is equal to 65.75. ओके, तो ऑप्शन बी जो है यहां पर करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज टोटल इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन 10th of September 2016 विल बी. तो ड्यू अमाउंट हमारा जो रहा दैट वाज 1 लाख रुपीज, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट किया. एंड जो डेली हमने आरओआई देखा, जो डेली आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है कस्टमर को, वो हमारा इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा था 65.57. ठीक है, एंड यहां पर अब डेज कितने रहेंगे, तो 11th of August से ड्यू डेट शुरू हो गया एंड यहां पर पूछा गया अप टू 10th of September. तो यहां पर जो डेज रहेंगे इन बिटवीन 11 जो अगस्त रहेगा वो इंक्लूडेड रहेगा. तो 21 डेज रहे अगस्त के एंड 10 डेज रहे सितंबर के, तो 31 डेज रहे टोटल. तो पर डे चार्ज किया जा रहा है 65.57. सो 31 इंटू 65.57, तो 31 इंटू 65.57 it comes out to be 2032.67. so our answer here will be option D. Next question it says if Mr. A want to clear all his dues on the due date on 10th September 2016, what amount would be required to be paid? तो यहां पर क्या अमाउंट पे करना पड़ेगा, जितना ड्यू अमाउंट था दैट इज रुपीज 1 लाख प्लस जितना उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया 2033. सो ये अमाउंट टोटल पे करना पड़ेगा. सो क्लियरली ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. सो दैट वाज अबाउट द केस स्टडी ऑन क्रेडिट कार्ड. इन दिस वीडियो वी विल कवर सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे इन शॉर्ट हम SSY भी कहते हैं, दैट इज सुकन्या समृद्धि योजना. तो ये गवर्नमेंट की एक सेविंग स्कीम है अंडर द पार्ट ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. तो इसी के अंडर ये पार्ट है जहां पर गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट के लिए एक सेविंग स्कीम है. ओके, सो पर्टिकुलरली ये स्कीम किसके लिए, जो गर्ल चाइल्ड है उससे रिलेटेड ये स्कीम है, जहां पर जो गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स हैं, जब इस लड़की की उम्र 10 साल से कम है तो उसके केस में ये सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट है ये ओपन किया जा सकता है.
ओके, एंड इसका अकाउंट का जो टेन्योर रहता है वो रहता है 21 ईयर्स तक का, यानी कि 21 साल तक का ये क्या है, टेन्योर है अकाउंट का। ओके, तो मान लीजिए अगर फर्स्ट ईयर में ही, एक साल के दायरे में ही, जब गर्ल चाइल्ड की एज थी वो 1 साल की थी, इस अकाउंट को ओपन कर दिया गया, तो आफ्टर 21 ईयर्स ये अकाउंट मैक्सिमम मैच्योर हो जाएगा। ओके, तो 21 साल के बाद ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा, या फिर 18 साल के बाद जब गर्ल चाइल्ड की मैरिज हो जाएगी, और आफ्टर गर्ल चाइल्ड मैरिज आफ्टर 18 ईयर्स। तो यहां पर इस चीज का ध्यान भी रखा गया है कि जो गर्ल चाइल्ड है उसकी मैरिज के टाइम पर जो लीगल एज है वो 18 प्लस हो। ओके, तो दो कंडीशन है, एक तो जब अकाउंट ओपन किया गया है उसके बाद 21 साल के बाद ये अकाउंट जो है मैच्योर हो जाएगा, या फिर जो उसका टेन्योर है कब पूरा होगा, जब गर्ल चाइल्ड की 18 साल की उम्र के बाद शादी की गई है। तो अभी के लिए जो पेरेंट्स हैं वो दो लड़कियों के लिए, यानी कि पेरेंट्स हैं उनके दो लड़कियां हैं, ठीक है, तो दोनों के लिए क्या है, SSY जो अकाउंट है सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर जो अकाउंट है इसे ओपन किया जा सकता है। सेकंड केस में अगर ट्विंस होती हैं तो उसके केस में फर्दर एक और अकाउंट अलाउड होगा। ओके, यानी कि वैसे दो ही अकाउंट्स अलाउड हैं, ठीक है, यानी कि एक पेरेंट को अगर दो लड़कियां हैं तो दोनों के लिए एक एक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट अलाउड है, लेकिन अगर सेकंड केस में अगर ट्विंस होती हैं तो उसके केस में एक जो अकाउंट है वो और अलाउ किया गया है। तो सुकन्या समृद्धि योजना में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो टाइम टू टाइम डिफाइन किए जाते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी द डिफरेंट की फीचर्स रिगार्डिंग द सुकन्या समृद्धि योजना। सो जब पेरेंट्स ने गर्ल चाइल्ड के नेम में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक अकाउंट को ओपन कर लिया है, तो वहां पर एक फाइनेंशियल ईयर में, पर फाइनेंशियल ईयर जो मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करवाने वाला है दैट इज नाउ ₹250, यानी कि हर एक अकाउंट में अगर पेरेंट्स पी ने अपनी लड़की जी का अकाउंट जो है वो ओपन करवाया है तो हर फाइनेंशियल ईयर में कितने पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, ₹250 कम से कम जमा करवाने पड़ेंगे। ओके, एंड अगर ये पेरेंट्स ये ₹250 का अमाउंट भी एक फाइनेंशियल ईयर में जमा नहीं करवा पाते हैं तो जो ये अकाउंट होगा जो गर्ल चाइल्ड जी के नेम पर ओपन किया गया है इसे डिफॉल्ट अकाउंट माना जाएगा। दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ डिफॉल्ट अकाउंट। ओके, एंड टिल मैच्योरिटी जो ये डिफॉल्ट अकाउंट है, जो भी इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो कि चेंज होता रहता है, वो इस डिफॉल्ट अकाउंट में फिर भी मिलता रहेगा। ओके, इसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द प्री मैच्योर क्लोजर। हो सकता है कि कई केसेस में प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द अकाउंट की भी जरूरत पड़े, तो उसके केस में अगर इन केस गर्ल चाइल्ड की डेथ हो जाती है, गर्ल चाइल्ड की डेथ के केस में, या फिर कुछ क्या है स्पेशल केसेस है और सम स्पेशल केसेस आर देयर जिसके बीच में जो प्री मैच्योर जो क्लोजर है सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अकाउंट को बंद करने की इजाजत है प्री मैच्योर क्लोजर की। एंड ये स्पेशल केसेस क्या है, एक तो है रिगार्डिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट, मान लीजिए गर्ल चाइल्ड का मेडिकल ट्रीटमेंट होना है, ठीक है, या फिर कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, या फिर जो गार्डियन है उसकी डेथ हो गई है, डेथ ऑफ गार्डियन, ठीक है, तो उन केसेस में जो प्री मैच्योर क्लोजर है इन अकाउंट्स का वो अलाउड है। ओके, एंड जब इस गर्ल चाइल्ड की एज 18 ईयर्स से कम है तब तक तो उसके पेरेंट्स इस अकाउंट को चलाएंगे, लेकिन जब इस गर्ल चाइल्ड की एज अबव 18 ईयर्स है तो ये सेल्फ ऑपरेट कर सकती है अब उस अकाउंट को, कैन सेल्फ ऑपरेट द अकाउंट। ओके, तो यहां पर अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए जो भी इससे संबंधित नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहां पर गर्ल चाइल्ड को जमा करवाने होंगे। मैं आपको एलिजिबिलिटी के बारे में फिर से बता देता हूं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोलने के लिए। पहली चीज क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो गर्ल चाइल्ड है, चाहे अडॉप्टेड गर्ल चाइल्ड है, उसके केस में जो अकाउंट है वो ओपन किया जाएगा।
एंड गर्ल की जो एज है वो क्या होनी चाहिए, बिलो 10 ईयर्स होनी चाहिए। एंड ये जो अकाउंट ओपन किया जाएगा या तो पेरेंट्स के साथ ओपन किया जाएगा या फिर जो लीगल गार्डियन है, अगर पेरेंट्स नहीं है तो उसके केस में जो लीगल गार्डियन है उनके साथ इस अकाउंट को ओपन किया जाएगा। एंड सिंगल चाइल्ड के लिए मल्टीपल अकाउंट्स ओपन नहीं हो सकते हैं। नो मल्टीपल अकाउंट्स अंडर सुकन्या समृद्धि योजना फॉर सेम चाइल्ड, फॉर सेम गर्ल चाइल्ड मल्टीपल अकाउंट्स ओपन नहीं हो सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट। मिनिमम अमाउंट पर फाइनेंशियल ईयर की बात करें, ये दोनों अमाउंट ही क्या है, पर फाइनेंशियल ईयर है। मिनिमम अमाउंट भी एंड मैक्सिमम अमाउंट भी। जो मिनिमम अमाउंट है पर फाइनेंशियल ईयर दैट इज ₹250 एंड मैक्सिमम अमाउंट पर फाइनेंशियल ईयर आप जो जमा करवा सकते हैं दैट इज ₹1,50,000। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट है हर साल आपको करनी है अप टू 15 ईयर्स, अप टू 15 ईयर्स, 15 साल तक ये जो अमाउंट है ये लगातार यहाँ पर जमा करवाते रहना है फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड के बाद 15 साल के बाद, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी क्या है 21 ईयर्स के बाद है, अगर 1 साल की उम्र में ही लड़की का अकाउंट खोल दिया गया है तो 15 साल की एज तक जो है आप उसमें अकाउंट में पैसा जमा करवाएंगे, उसके बाद सिर्फ उसमें आपको इंटरेस्ट अर्न होगा। ओके, एंड ये जो इंटरेस्ट अर्न होगा ये अनटिल आपको मैच्योरिटी अर्न होता रहेगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। तो पहली बात तो क्या है, ये सेविंग स्कीम की हैबिट जो पेरेंट्स में है उसे बढ़ाने के लिए है कि जिनके गर्ल चाइल्ड है वो उनके आने वाले फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए सेविंग करें। ओके, सेकंड जो बेनिफिट है दैट इज रिगार्डिंग द टैक्स बेनिफिट। तो यहां पर गवर्नमेंट ने टैक्स बेनिफिट भी दिया है। टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट मिलेगा, जहां पर अभी के लिए फिलहाल 1,50,000 का जो मैक्सिमम जो एनुअल है आपको डिस्काउंट यहां पर मिलता है। एंड यहां पर मैक्सिमम अमाउंट जो जमा हो सकता है सुकन्या समृद्धि योजना में दैट इज आल्सो लिमिटेड टू ₹1,50,000। एंड थर्ड बेनिफिट कि यहां पर फ्लेक्सिबल अमाउंट है, या फ्लेक्सिबली जो अमाउंट है उसे जमा करवा सकते हैं फ्रॉम अ रेंज ऑफ ₹250 टू 1,50,000 आप पैसा इसमें जमा करवा सकते हैं। थर्ड, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज गारंटीड, तो यहां पर क्या है आपके पास गारंटीड रिटर्न है। यहां पर आपको क्या मिलती है, गारंटीड रिटर्न मिलती है, जिसे एक सोवरेन गारंटी मिलती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको यहां पर गारंटीड रिटर्न मिलती है। फिफ्थ जो बेनिफिट है, क्योंकि ये क्या है आपके पास एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, दिस इज अ वर्ड, दिस इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो यहां पर आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट भी मिलता है। सो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ब्याज के ऊपर ब्याज भी मिलता है, तो उसका बेनिफिट भी आपको यहां पर मिलता है। सिक्स्थ बेनिफिट इज कि ये जो अकाउंट है दैट इज इजीली ट्रांसफरेबल। आप आसानी से इस अकाउंट को कंट्री के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आसानी से इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड टैक्सेशन के बेस में ऑलरेडी मैंने आपको बताया 80C के तहत यहां पर आपको डिस्काउंट मिलता है। यहां पर इसकी जो कैटेगरी है दैट इज ट्रिपल ई कैटेगरी की रहती है, एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रहता है। यानी कि जो भी प्रिंसिपल यहां पर इन्वेस्ट किया गया है, जो भी इंटरेस्ट अर्न होगा मैच्योरिटी के ऊपर, जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा, सभी चीजें क्या हैं, टैक्स फ्री हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। ओके, जैसे पीपीएफ के केस में जो भी आपका इंटरेस्ट अर्न होता है वो टैक्स फ्री है, उसी तरह से सुकन्या समृद्धि योजना के केस में भी वो चीज एप्लीकेबल है। सेवंथ बेनिफिट इज रिगार्डिंग द पार्शियल विड्रॉल, यानी कि अगर कुछ पैसा चाहिए बीच में से तो वो पैसा भी यहां पर कुछ पैसा जो है वो विड्रॉ किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। एंड ऐसा जो पैसा निकाला जाएगा नॉट मोर देन 50% अमाउंट, यानी कि जितना आउटस्टैंडिंग है उसके 50% से ज्यादा अमाउंट आप बाहर नहीं निकाल पाते हैं। एंड ये पैसा आप कब निकाल पाएंगे, जब जो गर्ल चाइल्ड की एज है वो 18+ हो गई। तो यहां पर हायर एजुकेशन के एक्सपेंसेस के लिए ये जो पैसा है इसे निकाला जा सकता है पार्शियल रूप में। तो एज आई टोल्ड यू कि जब गर्ल चाइल्ड की एज जो है वो 18 साल की हो जाती है तो उसके केस में आप अकाउंट का प्री मैच्योर क्लोजर भी करा सकते हैं। एक तो केस हो गया कि
गर्ल चाइल्ड की डेथ होगी तब होगा, ठीक है। सेकंड केसेस क्या हो सकते हैं प्री मैच्योर क्लोजर के लिए, स्पेशल केसेस आपको बताए थे। एक तो अनटाइमली डेथ होगी अकाउंट होल्डर की, उसके केस में अलाउड है। सेकंड क्या है कि आपकी इनएबिलिटी है कि आप जो है अकाउंट को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो वहां पर भी जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है इसे प्री मैच्योर क्लोजर किया जा सकता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए क्लोज किया जा सकता है। या फिर गवर्नमेंट की भी इनएबिलिटी हो सकती है कि वो इस अकाउंट को फर्दर नहीं चला सकते, तो वहां पर भी जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है उसे प्री मैच्योरली क्लोज किया जा सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इस तरह की कोई हिदायत आती है कि वो उनकी इनएबिलिटी है कि वो इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस पड़ रहा है डिपॉजिटर के ऊपर इसमें पैसा जमा करवाने के रिगार्डिंग, तो वहां पर भी प्रॉपर परमिशन के साथ जो है अकाउंट यहां पर क्लोज किया जा सकता है। नाउ लेट अस सी डिफरेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट दैट विल गिवन अ बेटर आइडिया रिगार्डिंग दिस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इट सेज सुकन्या समृद्धि योजना कैन बी ओपन्ड फॉर योर गर्ल चाइल्ड, योर बॉय चाइल्ड, योर अडॉप्टेड गर्ल चाइल्ड। तो गर्ल चाइल्ड के लिए एंड अडॉप्टेड गर्ल चाइल्ड के लिए ये जो अकाउंट है ओपन किया जा सकता है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ up to 50% of the amount is allowed by the account holder when it turns to be 18 years for the requirement of higher education। तो higher education के लिए जो ये अमाउंट है या फिर मैरिज के लिए जो अमाउंट है 50% तक ये निकाला जा सकता है जब एज जो है गर्ल चाइल्ड की वो 18 years या फिर 18 years प्लस हो जाएगी। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हियर। Next question says which is exempted from income tax? Interest, maturity amount। तो यहां पर इंटरेस्ट एज वेल एज मेच्योरिटी अमाउंट दोनों ही एग्जेम्प्टेड है, ये ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है, दैट इज एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। सो बोथ दीज आर करेक्ट, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज हाउ मेनी नंबर ऑफ डिपॉजिट्स परमिटेड इन एन ईयर? No fixed number of deposits. The depositor can deposit multiple of rupees 100 throughout the year. Maximum 12 number of deposits in an year. Next it says how many number of deposits permitted in an year? No fixed number of deposits. The depositor can deposit a multiple of rupees 100 throughout year. Maximum 12 number of deposits in an year. तो पहली चीज तो ये है कि कोई भी फिक्स नंबर ऑफ डिपॉजिट नहीं है एंड क्योंकि अब जो मिनिमम अमाउंट है वो रुपीज 250 है, तो एक बार में करवा रहे तो रुपीज 250 भी करवा सकता है पर्सन, या फिर 100 के मल्टीपल में थ्रू आउट द ईयर कितनी बार भी वो डिपॉजिट करवा सकता है। ओके, तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज द अकाउंट इज लिमिटेड फॉर हाउ मेनी गर्ल चाइल्ड ऑफ पेरेंट्स। तो यहां पर ऑप्शन दी गई है 1 गर्ल चाइल्ड, 2 गर्ल चाइल्ड, 3 गर्ल चाइल्ड, 2 girl child or 3 in case of twin girls as second birth, or the first birth itself results in 3 girl children। So option D will be the right answer over here कि अगर फर्स्ट केस में सिंगल गर्ल चाइल्ड है एंड सेकंड केस में ट्विन होती हैं तो उसके केस में 3 लड़कियों के लिए SSY अकाउंट जो है वो अलाउड है, या फिर फर्स्ट केस में ट्विन होते हैं सेकंड केस में सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो भी जो SSY स्कीम के अंडर ये अलाउड है। ओके, so option D will be the right answer over here। After the maturity period, you will get the interest rate of saving deposits 6%, 7%, no interest। तो maturity period के बाद आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। maturity period का टाइम मतलब क्या है? अगर हम बात करें 21 years या फिर जब जो लड़की की एज है, गर्ल चाइल्ड की एज है वो 18 अबव हो गई है एंड उसकी मैरिज हो गई है, ठीक है, तो उसके केस में भी वो मैच्योरिटी पीरियड माना जा सकता है, ठीक है, तो वहां पर मैच्योरिटी के बाद कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग अ सुकन्या समृद्धि अकाउंट आर सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड, प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ पेरेंट्स और गार्डियंस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द पेरेंट्स और गार्डियंस। तो यहां पर मैं आपको ये चीज बता देता हूं, एक तो आपको चाहिए SSY का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म AOF, देन बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए गर्ल चाइल्ड का, एंड ID प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ द डिपॉजिटर्स। ओके, ये भी साथ में चाहिए। एंड अगर मल्टीपल चिल्ड्रन हुए हैं यानी कि ट्विन हुए हैं एंड उसके केस में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होगा, एंड अगर कोई भी और डॉक्यूमेंट इसके अलावा मांगा जाता है बैंक के द्वारा या पोस्ट ऑफिस के द्वारा जहां पर आप इस स्कीम को शुरू करवाने जा रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट जो आपको
डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। अदरवाइज जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट वो यही है, एक तो बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आईडी एंड एड्रेस प्रूफ हो गए। ओके, सो तीनों ही यहां पर क्या है, रिक्वायर्ड है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज SSY अकाउंट कैन बी ओपन अंडर द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड टिल शी अटेन्स एन एज ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल की एज से नीचे की लड़की का ही अकाउंट जो है ये ओपन किया जा सकता है, उसके बाद ये अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इट सेज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिपॉजिट्स इन SSY अकाउंट फॉर इज रुपीज 1,50,000। एक साल में मैक्सिमम अमाउंट कितना है, 1,50,000 पर ईयर है, एंड मिनिमम अमाउंट कितना है, रुपीज 250 है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द मैच्योरिटी ड्यूरेशन ऑफ द अकाउंट इज फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट, इट इज 21 ईयर्स। डेट ऑफ मैच्योरिटी कितना रहता है, 21 ईयर्स रहता है, या फिर जब 18 साल की एज के बाद गर्ल चाइल्ड की मैरिज हो जाती है तो वो भी मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी ड्यूरेशन माना जा सकता है। अदरवाइज इट इज 21 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज मैक्सिमम पीरियड अप टू विच डिपॉजिट्स कैन बी मेड इज हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। इट इज नॉट 14 हियर, इट विल बी 15 ईयर्स। 15 साल तक पैसे जमा करवाए जा सकते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट अर्न होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सुकन्या समृद्धि योजना।